अच्छा, ये वाली चीज़ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है और चीज़ ये है कि सीएम पंक AEW से अनहैप्पी हैं और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि वो AEW कंपनी क्विट कर सकते हैं। अब देखो हुआ क्या सीन, हैंगमैन का एक प्रोमो है जिससे सीएम पंक को प्रॉब्लम है और उसके जवाब में उन्होंने रिसेंटली जो AEW के शो में अपीयरेंस करके प्रोमो करे उसको लेकर कुछ बातें हो रही हैं, फिर उसको लेकर सीएम पंक ने हायर अप्स में बात करी है और बेसिकली सीएम पंक को मज़ा नहीं आ रहा जिस तरीके से उनके साथ बैक स्टेज चीज़ें हो रही हैं। इवन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि सीएम पंक AEW के अंदर आए थे हीरो की तरह बन के। काफ़ी सारे फैंस ये बिलीव कर रहे हैं कि ये जो बंदा है वो दूसरे सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए आया था, लेकिन अब काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों में डिमांड रहती है सीएम पंक की कि वो मैचेस को नहीं हार सकते। तो काफ़ी अजीब सिचुएशन इस समय बनी हुई है कि सीएम पंक के साथ होने क्या वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो AEW के अंदर आए थे उन्होंने हमेशा AEW की तारीफें की है, बट अभी ये बैक स्टेज से मामला को समझ में नहीं आ रहा। हालांकि अभी सीएम पंक ने पब्लिकली इसके बारे में कुछ ऐसे खास कमेंट किया नहीं, जो कि मैं आपको बताऊं मेरे ख्याल से हो सकता है सारी स्टोरीज के अंदर इतनी सच्चाई ना हो जितनी सच्चाई नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ तो है कि AEW के अंदर सीएम पंक को इस समय कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम है और अगर ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो कुछ लोग ये भी बिलीव कर रहे हैं बैक स्टेज AEW के अंदर कि वो कंपनी छोड़ के भी जा सकते हैं। बट अगेन वही बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में होंगे AEW के साथ में और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो फिर इतनी आसानी से चीज़ें होती नहीं है तुम्हारे लिए। वैसे रिसेंटली ना AEW के शो में सीएम पंक ने शॉट भी ले लिया था जॉन मॉक्सली के ऊपर, जब उन्होंने कहा था कि जॉन मॉक्सली है वो 3rd बेस्ट मेंबर था अपने ग्रुप का, जो कि आप समझ रहे हो कि वो शील्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ तो मज़े ले लिए जॉन मॉक्सली के भी और इवन शील्ड को भी ऐसे जो मेंशन कर दिया। बट हाँ, मेन स्टोरी ये है कि प्रॉब्लम हो रही है सीएम पंक को। अब देखते हैं क्या होता है उनका आगे सीन जाके और क्या सच में वो AEW कंपनी से जाएंगे, मतलब क्या है इसकी पॉसिबिलिटी। वैसे अभी शुरुआत में इसके बारे में ज़्यादा हम लोग कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। आपको पता ही है कि विंस मैकमैन के दौर में हमने एक सीन देखा था कि जो ट्विच पर सुपरस्टार्स हैं वो ऐसे स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, या फिर थर्ड पार्टी के ऊपर अगर कोई सुपरस्टार है और वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो WWE उसको अपनी प्रॉपर्टी मानती थी। इसको लेकर जेलेना वेगा को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, पेज को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ट्रिपल एच कंट्रोल में आने के बाद से अब ट्रिपल एच ने इस चीज़ की छूट दे दी है कि तुम जो मर्जी करना चाहो WWE के बाहर भी कर सकते हो, जो मर्जी तो नहीं, मतलब एटलीस्ट ये जो ट्विच वगैरह वाली चीज़ थी जो सीएम पंक को पसंद नहीं आती थी उसको लेकर ट्रिपल एच ने कहा था कि जो तुम करना चाहो तुम कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो ये एक काफ़ी रिलीफ है, थोड़ी रिलैक्सेशन हम लोग कह सकते हैं सुपरस्टार्स के लिए बैक स्टेज, जो कि बैक स्टेज नहीं मतलब सुपरस्टार्स के साथ, कि अब वो जो है वो काम कर सकते हैं जो कि उनको विंस मैकमैन के दौर में नहीं करने को मिल रहा था। WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है और आप लोग भी शायद ये चीज़ सोच रहे होंगे कि ये WWE ने किया तो किया क्यों। अब आपको पता है जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर होने वाला है WWE का इवेंट, कार्डिफ के अंदर वो होने वाला है। अब आपको पता है इससे भी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले नाम दिमाग में लंदन ही आता है, तो ये शो लंदन में क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे WWE कार्डिफ के अंदर क्यों करवा रही है। तो उसके पीछे की कहानी ये है कि WWE चाहती है कि अगर हम किसी कंट्री के अंदर जाएं फिर किसी एरिया के अंदर जाएं तो वहाँ की जो सिटीज़ हैं जहाँ पर इवेंट करवाने का प्लान कर रहे हैं वो बिड करें शो के लिए, यानी कि वो WWE को पैसे दें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो सिटी ऐसा कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है आपको ये शो देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों WWE कर रही है, ऐसा करने के पीछे ऑब्वियसली ये रीज़न है कि WWE को पता है कि भैया अगर हम किसी सिटी के अंदर जाते हैं तो उनका जो टूरिज़्म है, उनकी जो पूरी आप कह सकते हो अगर हम इकोनॉमी वाइज देखें तो ये काफ़ी फाइनेंशियली उसको बेनिफिट करता है उस पूरी सिटी को। तो WWE कह रहे तुम हमसे फ़ायदा उठा रहे हो, हम तुमसे थोड़ा फ़ायदा क्यों ना उठाएं। तो इस वजह से जो है WWE ऐसा कुछ करेगी और इसलिए जो है कार्डिफ के अंदर हो रहा है, क्योंकि कार्डिफ इस गेम में आगे निकल गई थी बाकी सिटीज़ से और इसलिए क्लैश एट द कैसल हो रहा है कार्डिफ के अंदर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है और आने वाले बड़े बड़े शोज़ के लिए जहाँ पर भी जैसे अगर 10-15 हज़ार की कैपेसिटी है तब तो WWE इतना कुछ सोचेगी नहीं, लेकिन अगर बड़ी सिटीज़ है तो डेफिनेटली WWE इस वाली स्ट्रेटेजी के साथ काम करने वाले, जो कि बिजनेस के हिसाब से भाई काफ़ी तगड़ा दिमाग लगा है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके पीछे निक खान का आइडिया हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों में पैसे बचाने में और पैसे कमाने में उनसे बढ़िया दिमाग किसी का नहीं चलता रिसेंटली मैंने जितना देखा है। WWE NXT यूके को बंद कर रही है और NXT यूरोप WWE नया शुरू कर रही है 2023 के अंदर। इवन काफ़ी सारे जो NXT यूके के सुपरस्टार्स हैं उनका रिलीज़ होना भी शुरू हो चुका है। तो ऐसा करके कुछ जो है WWE कर रही है, अच्छा है वैसे। लेकिन जो लोग NXT यूके को लेकर एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव वाली फील लेते थे कि ये ऐसे इन नेशंस के लिए, तो फिर वो वाली फील नहीं आएगी। लेकिन हाँ, यूरोप वाली कंट्रीज़ को ऐड करके WWE ने इसको जो एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया वो सही है। काफ़ी सारे सुपरस्टार्स रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन शायद ये नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, और बाकी एक्सपेक्टेड ये कि जो सारे सुपरस्टार्स हैं वो वापस से दोबारा आ जाएंगे। तो NXT यूके नहीं, अब वो जाना जाएगा NXT यूरोप के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस एक मैच के बारे में जो कि हमने देखा था उमागा और बॉबी लैस्टी के बीच हुआ था, और
ये बैटल ऑफ बिलियनियर्स करके था, जहां पर ट्रम्प एक तरफ से, विंस मैकमैन एक तरफ से। और अगर उमागा मतलब हमने देखा था कि बॉबी लैशली मैच को जीत गए थे, उमागा हार गया था, उमागा को रिप्रेजेंट कर रहे थे विंस मैकमैन, और विंस मैकमैन का जो हेड है वो शेव हो गया था। लेकिन स्टिपुलेशन ये थी, आपको पता होगा कि जो भी हारेगा, मतलब जिसकी भी टीम का बंदा हारेगा, वो जो है क्या कर लेगा, अपने बाल उड़वा लेगा। लेकिन अगर इस मैच में बॉबी लैशली भी हारते तो जो ट्रम्प हैं वो अपना सिर नहीं उड़वाते, मतलब कि मतलब बाल नहीं उड़वाते। अगर इस मैच में उनकी टीम की हार भी हो जाती, उनके बंदे की भी हार हो जाती, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो मर्जी हो जाता है, ट्रम्प को अपने बाल नहीं उड़वाने थे। तो फिर ऐसा भी लग रहा है कि ये फिर कराई क्यों, जब शुरुआत से ऐसा होना था। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में ये होगा कि विंस मैकमैन का ही बंदा इसमें हारेगा, और वो मूवमेंट काफ़ी अच्छा था जब विंस मैकमैन अपने बाल उड़वाए थे। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से रिपोर्ट ये है कि कभी भी इसमें चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस होते, डोनाल्ड ट्रम्प के बाल नहीं उड़ते। विंस मैकमैन को यहाँ पर जो है बकरा बनना था। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे केविन ओवेंस के बारे में, और केविन ओवेंस को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने रिसेंटली देख लिया था जिस तरीके से उनका वो जो नया कैरेक्टर आया है, वो जो प्राइज फाइटर, नया कैरेक्टर आया है, पुराना वाला कैरेक्टर ही दोबारा वापस, मतलब वो हमने ओल्ड कैरेक्टर ही है लेकिन उसको नए कैरेक्टर की तरह दिखा रहे हैं। तो केविन ओवेंस ने यहाँ पर कहा कि देखो ट्रिपल एच के साथ काम करना बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए, और ये ऑब्वियस रीज़न है कि मैं अगर इस समय पर खड़ा हूँ, WWE मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो ट्रिपल एच की तरफ से ही है, क्योंकि सारे काम मेरे ट्रिपल एच की देख रेख में, फिर चाहे वो ट्राई आउट की बात करें या फिर साइन होने की बात करें या फिर एवरीथिंग, या फिर हमने वो जो मेन रोस्टर के ऊपर देखा था कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली थी, वो काफ़ी शॉकिंग मूवमेंट था। केविन ओवेंस का फेस मुझे अभी भी याद आता है उस चीज़ को लेके। तो उन्होंने कहा कि अब ट्रिपल एच क्योंकि फिर से इस तरीके से आ गए हैं तो मज़ा आएगा ये चीज़ को करने में आगे भी कंटिन्यू। और वैसे भी अब आप देखना कि केविन ओवेंस एक डिफरेंट ही सुपरस्टार आपको नजर आएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब ट्रिपल एच कंट्रोल में है एंड वो उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैश एट द कैसल के बारे में, और इसके ऑड्स निकल के आए हैं, और ऑड्स के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको सेथ रॉलिंस और रिडल के मैच के ऑड्स बताऊं तो भाई सेथ रॉलिंस फाइनली यहाँ पर मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। मुझे याद है समर स्लैम में जब मैच शेड्यूल्ड था तो उस समय रिडल थे, बट यहाँ पे इस समय जो है सेथ रॉलिंस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है। एंड फाइनली कुछ अच्छी चीज़ सुनने को मिली है हमको रोमन रेंस के लिए भी, और रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर का जो मैच है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जो ऑड्स हैं वो सेम है, यानी कि दोनों सुपरस्टार्स के चांसेस बराबर है मैच को जीतने के लिए। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, तो अब सिचुएशन ये है कि रोमन रेंस करंटली मैच को जीतने के लिए फेवरेट हो गए हैं। और गाइस ये मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए है, जहां पर हम लोग एक तरफ सारी रिपोर्ट सुन रहे हैं कि रोमन रेंस के पास से एक चैंपियनशिप तो जाएगी ही, लेकिन ऑड्स का यहाँ पर कहना यह है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनकर ही वो क्लैश एट द कैसल को लीव करने वाले हैं। अभी हाँ ये नहीं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हो सकता है मैच कार्ड में चेंज हो जाए, क्या पता कैरन क्रॉस ऐड हो जाए या फिर मैच जो है सिंगल टाइटल के लिए हो जाए, दो चैंपियनशिप ऑन द लाइन ना हो। लेकिन ये भी ऑड्स की तरफ से कहना, कि आपको पता है रिसेंटली ऑड्स काफ़ी सही साबित होते हैं। वैसे अब विंस मैकमैन नहीं है, ट्रिपल एच है, तो फिर हम कह सकते हैं कि चीज़ें बदल भी सकती हैं WWE के अंदर। लेकिन हाँ फिलहाल जो ऑड्स हैं वो रोमन रेंस के साथ हैं कि वो जो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे ड्रू मैकिंटायर के सामने। देखते हैं इस बार ऑड्स कितने सही होते हैं, या फिर अगर ये ऑड्स चेंज होते हैं तो क्लैश एट द कैसल जाने से पहले इसमें हमको क्या चेंज देखने को मिलते हैं। और गाइस आज की फाइनल स्टोरी की बात करते हैं जो कि कल की स्मैकडाउन से जुड़ी है। पूरे चांस यही है कि कल आपको स्मैकडाउन का मेरी तरफ से रिव्यू नहीं सुनने को मिलेगा, एंड बिकॉज टुमारो इज़ द डे, सो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाऊँगा वीडियो शूट। लेकिन जो भी है कल रोमन रेंस जो है आपको फेस टू फेस देखने को मिलेंगे ड्रू मैकिंटायर के सामने। तो ये जो है कल के स्मैकडाउन के शो के लिए है। बाकी हाँ ये वाली चीज़ मैं नहीं देख पाऊँगा क्योंकि उस समय जो है मैं किसी और सिचुएशन में हूँगा, तो ठीक है कल की स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो नहीं आएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया यहीं से। तो बस आज की जो वीडियो थी यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।